तो कार्बन एंड कंपाउंड के जो रिएक्शन था वो हम लोग शुरू कर चुके थे, और उसमें एक रिएक्शन कंबसन जो कि काफी ठीक ठाक तरीके से पढ़ लिए, लेकिन वो बोर्ड्स में वैसा कुछ पूछा नहीं जाता है, बहुत कम पूछा गया है आज तक। ठीक है, एडिशन रिएक्शन भी कुछ खास नहीं, जहां इथेनॉल शुरू होगा वहां से असली कहानी शुरू होगा, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। ठीक है, इस यहाँ जब जैसे शुरू होगा एकदम ज्ञान चक्षु खोल करके दिल गुर्दा सब रख देना क्लास में, इधर उधर थोड़ा सा भी हुआ तो फिर दिक्कत है। अभी धीरे धीरे हम लोग चलते जाएंगे, एडिशन पढ़ेंगे, फिर सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम, ध्यान तो देना है, लेकिन उससे भी ज्यादा ध्यान अगर देना है तो इथेनॉल और इथेनोइक के टाइम में। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन कहता है कि अगर हम किसी भी कार्बन के कंपाउंड के साथ, किसी भी कार्बन के कंपाउंड के साथ, कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन को लगाते हैं। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल, कोबाल्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि जो अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, वो एक डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए। इज दैट क्लियर? हम लोग एडिशन रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर लिखते हैं इसका ये रिएक्शन सबसे पहले लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या डबल बॉन्ड है यहाँ पे? ठीक है, इसके साथ हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे जी? हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। अब तुम सोचो, इस CH2 डबल बॉन्ड CH2 में जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो कैसा रिएक्ट, ये मतलब कि इसका कंपाउंड क्या बनाएगा? अभी ये क्या है? C2H4, और हाइड्रोजन कितना ऐड करना है इसमें? 2 हाइड्रोजन, मतलब C2 क्या बनेगा? H6। ऐसे थोड़ा सा करके सोचते हैं, ये C2H4 मतलब कार्बन जितना है उसका 2 गुना क्या है यहाँ पे? हाइड्रोजन। और यहाँ पर कार्बन जितना उसका 2 गुना से भी 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। ऐसा ही ना था एल्केन, ये क्या है? एल्कीन। और एल्कीन और एल्काइन को क्या बोलते थे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जहां पर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये क्या हो गया? एल्केन का जनरल फार्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अच्छा, इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं ऐड कर सकते हैं, तो यहां पर हम लोग निकल यूज करते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है वैसा कुछ एलिमेंट या फिर वैसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर दे। किसी रिएक्शन को बहुत ही ज्यादा फास्ट करने के लिए जिस सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं उस सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? कैटलिस्ट बोलेंगे। तो यहाँ कैटलिस्ट 3-4 अलग अलग तरह का इस्तेमाल होता है। हम लोग के सिलेबस में 2 ही पढ़ना है, निकेल और प्लेटिनम। निकेल और प्लेटिनम, वैसे प्लेटिनम नहीं, प्लेटिनम। ऐसे निकल, कोबाल्ट, प्लेटिनम ये सब होता है एज ए कैटलिस्ट, इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन हमारे एनसीईआरटी बुक में बस 2 ही का जिक्र किया, वो कौन है? निकल और प्लेटिनम। तो यहाँ पर हम लोग जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किए इसमें, वो कौन सा कैटलिस्ट है जी? निकल। निकल को क्या लिखे हैं? Ni, और इसका जो बॉन्ड अब डबल बॉन्ड वाला वो टूट जाएगा और क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर है? ये क्या था? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कन्वर्ट किस में हो गया? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। इसीलिए हम लोग इसको बोले अच्छा, इसको एडिशन रिएक्शन क्यों बोले? तो यहाँ पर सर हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, इसलिए इसको एडिशन रिएक्शन बोले। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, क्या और एग्जांपल इसका बना सकते हैं? ठीक है, 2 कार्बन के जगह 3 कार्बन के साथ, ठीक है, अरे 2 कार्बन के जगह देखो यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखो इसका 2 3 1 4, 2 1 3 और 1 4। क्या यहाँ पे एक जगह डबल बॉन्ड है लिखा हुआ जी? अरे एक जगह है डबल बॉन्ड। अच्छा, इसमें भी अगर जो हम हाइड्रोजन का ऐड कर दे, क्या कर दे? प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये क्या बना देगा? CH3, और इधर CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के ऐड हो जाएगा। देखो जहां पर डबल बॉन्ड है
उसके पास हाइड्रोजन का संख्या कम होगा, क्योंकि वो कार्बन कार्बन के पास अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया था। तो ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा और एक हाइड्रोजन इस वाले कार्बन को मिल जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, CH3 के बाद CH2, CH2 और लास्ट में फिर से क्या आ गया, CH। ये है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे। एडिशन रिएक्शन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब समझते हैं इसको, हम लोगों के आसपास क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसा चीज है, तो वेजिटेबल ऑयल जो हम लोग घर में इस्तेमाल होता है, ठीक है, वो क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो खाने पीने के मामले में हेल्दी, लेकिन टेस्ट उसका कुछ खास नहीं आता। जैसे कि हम लोग घी खाते हैं तो उसका टेस्ट बढ़िया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा हेल्दी चीज नहीं है, ठीक है। तो जो सैचुरेटेड है वो अनहेल्दी है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड है वो हेल्दी, समवॉट हेल्दी। हर सैचुरेटेड कंपाउंड हेल्दी नहीं है, ऐसा हम लोग बस बात करें, उसको हम लोग लिख देते हैं सैचुरेटेड अनहेल्दी, अनसैचुरेटेड हेल्दी, सब में कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सैचुरेटेड। एडिशन रिएक्शन किस लिए पढ़ रहे हैं, कन्वर्ट unsaturated hydrocarbons into saturated hydrocarbons, ठीक है। अच्छा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल दीजिए सर। चलो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल तो दे देते हैं वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। तो सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी एक एग्जांपल दे दीजिए। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल लिख लो, घी। क्या लिख लेंगे एग्जांपल इसका, ठीक है। मतलब कि हम लोग वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, घी में। वेजिटेबल ऑयल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, घी में। क्यों करते हैं सर, वेजिटेबल ऑयल का टेस्ट जो है कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो घी है उसमें टेस्ट ज्यादा आता है। रोटी के ऊपर अगर हम तेल लगा के खाएं और रोटी के ऊपर घी लगा के खाएं, ज्यादा मजेदार कौन सा है, घी वाला मजेदार लगता है खाने में, टेस्टी लगता है कि नहीं है। मुंह में पानी आ गया मेरा तो। घी वाला रोटी और प्लस भुजिया, अंडररेटेड वाला रोटी और भुजिया बोले शिवम का याद आ गया। चल देखिए, जल्दी देखो, हटा दे इसको यार। चलो इधर तो इसको या तो नीचे भी छुपा अच्छा, एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ किस में इस्तेमाल होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए। क्या एडिशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, नहीं, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन सिर्फ unsaturated hydrocarbons के लिए इस्तेमाल होगा। सैचुरेटेड के लिए नहीं। अच्छा, कंफ्यूजन होता होगा दिमाग में कि अनसैचुरेटेड में क्या सोचे, सैचुरेटेड में क्या सोचे, होता है ना। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, सीधा समझना। अनसैचुरेटेड क्या समझता है, डबल बॉन्ड, और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में डबल ट्रिपल दोनों आता है, ठीक है।
तो डबल बॉन्ड से हम लोग सिंगल बॉन्ड पे जा सकते हैं, क्या सिंगल से डबल बॉन्ड यहां से नहीं जा सकते, ठीक है, याद रखो। इसका एक जनरल फॉर्मूला है, वो क्या है, C डबल बॉन्ड C, इधर अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, इधर भी अल्काइल ग्रुप, मतलब कि कार्बन के कंपाउंड्स लगे हुए होंगे और यहां पर हम लोग क्या कर देंगे, सिर्फ H2 ऐड कर देंगे, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटलिस्ट। ये क्या दे देगा, C सिंगल बॉन्ड C, और जैसे पहले से कार्बन वार्बन सब जगह लगा हुआ होगा, लगा देंगे, लेकिन हाइड्रोजन भी इसके साथ दोनों जगह के लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और ये क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड घी, ठीक है। हम लोगों के एनसीईआरटी बुक में इसी के बारे में बात कर रहा है। और सिर्फ ट्रिपल रहेगा वहां पे अनसैचुरेटेड, हाँ ट्रिपल रहेगा अगर जो अनसैचुरेटेड में, तो दो हाइड्रोजन देंगे पहले डबल पे आएगा, और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ अगर हाइड्रोजन के मोल्स होंगे तो फिर डबल से कहां चला जाएगा, सिंगल पे। गुड क्वेश्चन। CH ट्रिपल बॉन्ड क्या है भाई, CH देखो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसके साथ क्या होगा, जब हम लोग हाइड्रोजन देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो सबसे पहले ये क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दोनों को क्या क्या मिल जाएगा, एक एक हाइड्रोजन, अभी इस पे पहले कन्वर्ट हुआ है डबल बॉन्ड पे, फिर क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को फिर से हाइड्रोजन दे देंगे, दो H2 दे देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये फिर क्या बना देगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया, सीधा चार नहीं दे सकते थे क्या सीधा चार, हाइड्रोजन H4 दोगे, H4 बनता है, नहीं बनता तो H2 प्लस H2 H2 प्लस H2, तो वही बोल रहे हैं कि अगर जो हाइड्रोजन के मोल्स ज्यादा दे दें, ठीक है, हाइड्रोजन के मोल्स अगर ज्यादा दे दे तो काम कर जाएगा, समझे। हाइड्रोजन के मोल ज्यादा देना मतलब समझो, मतलब कि ये CH सिंगल बॉन्ड CH एक मानो X अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के कारण, ठीक है, ये डबल बॉन्ड तक कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर जो ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इसमें शुरू में ही दे दे, तो कुछ अमाउंट ये लेकर के डबल पे, और फिर जो बचा हुआ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है उसको लेकर के सिंगल पे चला जाएगा। क्लियर है, क्या ये उल्टा जा सकता है, नहीं, मतलब उल्टा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, वैसा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर जो ऐसे बोले कि क्या ये इंटर कन्वर्टिबल है, तो कन्वर्टिबल है, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे। अच्छा, इसके बाद आएगा हाइड्रोजिनेशन, इसी चीज को बोलते हैं, इसके बाद हाइड्रोजन, यही है हाइड्रोजिनेशन जो अभी कर दी। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सही है, 2 1 3 1 4, हाँ। इसके साथ अगर जो हम ब्रोमीन लगा दिए, तो इसके साथ क्या लगा दिए जी, ब्रोमीन, हाइड्रोजन ना लगा करके क्या लगा दिए, ब्रोमीन, तो क्या ऐसा कुछ रिएक्शन हो सकता है, तो यहाँ भी रिएक्शन हो जाएगा। देखो क्या होगा, CH3, और यहाँ देखो CH पहले से था, यहाँ क्या था, CH पहले से, अब ये सिंगल बॉन्ड CH हो जाएगा और CH3, जहां से हम लोग डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं वहीं पर जा जा करके ये घुसेगा, Br2H, एक Br इस वाले कार्बन पे लग जाएगा और एक Br इस वाले कार्बन पे लग जाएगा। सर इसको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है, एक ऐसा टेस्ट जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और कौन सा लिक्विड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कलर होता है ब्राउन, कैसा कलर होगा इसका, ब्राउन। तो जब हम अनसैचुरेटेड, ये क्या है, अनसैचुरेटेड, और ये कौन सा कलर है इसका, ब्राउन, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, अनसैचुरेटेड, और इसका कलर क्या है जी, ब्राउन। तब तो ये पूरा कलर कैसा हो जाना चाहिए, ब्राउन कलर का, रिएक्शन के बाद क्या हो जाना चाहिए, ब्राउन कलर का, मतलब ये किस कलर का दिखने लग जाएगा, ब्राउन कलर का, मतलब अनसैचुरेटेड पहले था,
ठीक है, और वहां से क्या बन गया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेकिन कौन सा कलर आ चुका है, ब्राउन कलर का आ चुका है। तो इससे हमको पता चलेगा कि शुरुआत में जो हमारे पास कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड था, ठीक है। लेकिन अगर सैचुरेटेड कंपाउंड को, ये मानो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है और इसके साथ हम दे दिए Br2, क्या रिएक्शन होगा, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन नहीं होगा तो क्या कोई चेंज होगा कलर में, चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन। फिर से समझते हैं, इस वाले रिएक्शन को क्यों पढ़े, ताकि हम लोग अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंशिएट कर सके, ठीक है। एक डिफरेंशिएशन और है दिमाग में, कंबसन पढ़े हो, उसमें हम लोग दो कंपाउंड को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कैसे पता कर सकते हैं, दोनों को जला देंगे, क्या कर देंगे, कंबसन करवा देंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे, ब्लू फ्लेम देगा, तो क्या समझेंगे उसको, बोलो, ब्लू फ्लेम देगा तो कौन सा कंपाउंड है, और अगर येलो फ्लेम देगा तो कौन सा कंपाउंड है, लिखवाए हैं, पेज पलट के देखो, ऐसे बोल देते हैं तो फिर भुला जाती है। ब्लू फ्लेम दोनों नहीं आई थी उस दिन, तुम्हें नहीं आई थी, आई थी, याद है क्या, अनसैचुरेटेड में येलो होगा, सैचुरेटेड में ब्लू। अच्छा देखिए लवली मिला, हाँ याद करो उसको। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट नहीं है, हेलो, लेकिन ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट नहीं है ये जानने का कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्यों सर, अगर ऑक्सीजन का सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिला तो जो ब्लू फ्लेम देने वाला तो वो भी तो येलो देने लग जाएगा, है कि नहीं है, सूटी फ्लेम देने लग जाएगा। अरे समझ रहे बात को, तुम नहीं आई थी उस दिन, ऊपर से जा रहे थोड़ा थोड़ा, चलिए आज का तो आना चाहिए, एडिशन समझ में आ रहा है ना। हाँ, हम जानबूझ करके वहां से रिलेट करवा रहे हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्या हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। तो सिर्फ बोलेंगे कि एडिशन रिएक्शन ये एकमात्र तरीका है दोनों को डिफरेंशिएट करने का, तो ये गलत होगा, ठीक है। एक और क्या है, कंबसन रिएक्शन से भी हम लोग कुछ हद तक पता कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया टेस्ट नहीं है, बहुत बढ़िया टेस्ट वो नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर ऑक्सीजन का सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिला तो जो ब्लू फ्लेम देने वाला है वो क्या देने लग जाएगा, येलो फ्लेम, ठीक है। तो हम लोगों को तो गड़बड़ दिक्कत हो जाएगा ना, पता नहीं कर पाएंगे असल में है क्या, ठीक है। इसीलिए हम लोग एडिशन रिएक्शन में, ठीक है, हाइड्रोजन के जगह पर किसको इस्तेमाल कर लेंगे, ब्रोमीन को। मतलब जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोकार्बन का चेन है, उसके साथ हम लोग ब्रोमीन लगा देंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इसके वजह से जहां जहां पर डबल बॉन्ड था उन दोनों कार्बन का डबल बॉन्ड टूट करके और ब्रोमीन चला जाएगा दोनों के पास, क्या चला जाएगा, ब्रोमीन चला जाएगा, और जिसके वजह से कलर का हो जाएगा चेंज। और अगर कलर चेंज हुआ है इसका मतलब वो अनसैचुरेटेड था, क्योंकि सैचुरेटेड वाले के साथ एडिशन नहीं होता, सैचुरेटेड वाले के साथ एडिशन नहीं होता। यहां पर रिएक्शन हुआ मतलब एडिशन रिएक्शन हुआ, और एडिशन रिएक्शन हुआ मतलब अनसैचुरेटेड था। क्लियर हो गया बात, चलिए। तो हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट किस लिए करते हैं, टू फाइंड आउट वेदर द गिवन कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। इसके ऊपर लगा देंगे हेडिंग ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या है जी, तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एडिशन ऑफ ब्रोमीन with unsaturated hydrocarbon to form a compound of bromine with saturated having a ये brown color, ठीक है। ये हम लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, तो लोग पहले ही पूरा लिख देते। हाँ, तो यहाँ ब्रोमीन वाटर टेस्ट फिर से यहाँ लगा करके फिर से शुरू कर लेते हैं। अच्छा, एक दो चीज इसमें छूटा हुआ है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वेजिटेबल ऑयल, ठीक है, ये क्या होता है, हेल्दी होता है कि अनहेल्दी होता है, हेल्दी होता है बट नॉट टेस्टी, लेकिन टेस्टी नहीं होता। लेकिन ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, ये अनहेल्दी होगा, क्या होगा जी, अनहेल्दी बट टेस्टी, लेकिन टेस्टी, ठीक है।
अन्य यदि मतलब कुछ बीमारी हो जाएगी ज्यादा दिन तक खाते रहेंगे तो ओबेसिटी वगैरह नहीं हो सकता है मोटापा। सर घी से नुकसान क्या है इससे? फैट से घी खाता है उसका फैट बढ़ता है। एडिपोज टिश्यू बढ़ जाता है, उसी वजह से हम बॉडी पे ये ओबेसिटी आता है। ऐसे कुछ नहीं होता है, वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि तुम्हारा बॉडी उसको ये कर पा रहा है सही से। जैसे कि मोटी नहीं हो रही बोल रही है कि घी से कुछ नहीं होता है, पर्सनल ले रहे हैं। बताओ हमको देखो घी हम थोड़ा सा भी खा लेते हैं, मिटा दें इधर। ग्रूमिंग वाटर टेस्ट हम फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ लिखते हैं हेडिंग ब्रोमीन, हेडिंग नहीं इसी में भी पढ़ेंगे, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या कहता है जी? ब्रोमीन वाटर टेस्ट पहले करते क्यों हैं? टू आइडेंटिफाई, क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई whether the given compound is saturated or unsaturated। ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्यों करते हैं? पहचानने के लिए कि दिया हुआ कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड। अब समझते हैं, यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, क्या ये सैचुरेटेड है? ठीक है। इसके साथ क्या लगा हुआ है? Br2। इसका कलर क्या होता है जी? ब्राउन। क्या कलर होता है? ब्राउन। यहां पर लिखते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डबल सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। हर जगह क्या सिंगल बॉन्ड आ रहा है? यहां पर अगर हम ब्रोमीन लगाए, यहां पर इसका कलर क्या होगा? इसका कलर क्या होगा? ब्राउन कलर का होगा। ये यहां से अपना एक कंपाउंड बना देगा। तुम लोग सीधा सीधा लिखना, हम थोड़ा इधर लिख रहे उधर जगह नहीं है तो मिटा देंगे, मिटा देते हैं। ये अपना जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बना देगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहाँ जो डबल बॉन्ड हटा है यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Br। ठीक है। ये इसका कलर क्या होता है? कलरलेस। ये क्या होता है जी? कलरलेस। ठीक है, ये कलरलेस होता है। अब ब्रोमीन का जो कलर ब्राउन कलर का ब्रोमीन है, ये ब्राउन कलर का ब्रोमीन इसमें जाने के बाद भी, इसमें जाने के बाद इसका जो ब्राउन कलर है वो भाग जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें कलर का चेंज नहीं होता, ये क्या हो जाता है फिर? कलरलेस। यही है ना जी? रिमेन्स कलरलेस। अनसैचुरेटेड कंपाउंड रिमेन्स कलरलेस। इसका जो ब्रोमीन का ब्राउन जो कलर था वो ब्राउन कलर हट गया और वो कलरलेस का कलरलेस रह गया। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया। और यहां पर क्या है? ब्राउन कलर का है ये जो है। अब कंपाउंड ये इसमें तो रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या होगा? इसमें रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, और डबल बॉन्ड नहीं रहेगा क्या एडिशन रिएक्शन होगा? एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम लोग ब्रोमीन डालते हैं, ठीक है, तो ब्रोमीन का कलर जो है, इसको फिर से बताते हैं। ब्रोमीन एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, उसमें हम लोग सैचुरेटेड कंपाउंड डालें। ब्रोमीन एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन है, इसमें क्या डाले? उसमें कलरलेस अनसैचुरेटेड कंपाउंड डाले। तो ब्रोमीन का जो ब्राउन का कलर है वो भाग गया, और क्या हो गया? वो कलरलेस हो गया। ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो भाग करके क्या बन गया? कलरलेस बन गया। लेकिन इसमें फिर से ब्राउन कलर का ब्रोमीन रखे, उसमें क्या डाले? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसमें क्या डाले इस बार? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो कि सिंगल बॉन्ड का था। ठीक है, उसको डाले तो क्या ब्रोमीन का कलर भागेगा इस बार? इस बार ब्रोमीन का कलर नहीं भागेगा। तो ये लिख लो हिंदी में, तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो सर इसमें तो कलर चेंज नहीं हो रहा है। एक तरफ से बोल रहे हैं कलर चेंज हो रहा है, ब्राउन से क्या चला गया? कलरलेस। और यहां से देखेंगे तो कलरलेस से सर कलरलेस रह गया। एक्चुअली हम लोग क्या किए हैं? ब्रोमीन जो कि ब्राउन कलर का था, जो कि ब्राउन कलर का था,
उसमें क्या डाल दिए, अनसैचुरेटेड कलरलेस कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कलरलेस हाइड्रोकार्बन। हेलो, अनसैचुरेटेड कलरलेस हाइड्रोकार्बन लिखे हैं, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि कलरलेस है, ठीक है। उसमें अनसैचुरेटेड कलरलेस हाइड्रोकार्बन डालने पर ब्राउन कलर गायब हो जाए। ठीक है, इसमें ब्रोमीन का ब्राउन कलर गायब नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा। ब्रोमीन का ब्राउन कलर गायब नहीं होगा क्योंकि रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया ब्रोमीन वाटर टेस्ट। अब एक टर्म है हाइड्रोजिनेशन, बीच में एक पढ़ लिए उसको, जो हाइड्रोजन लगाए ना डबल अनसैचुरेटेड के साथ हाइड्रोजन, उसी को हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो उसका बस एक डेफिनेशन लिख देते हैं, इसको लिख लो, फिर हाइड्रोजिनेशन का डेफिनेशन लिख देंगे। इसमें क्या लिखा है, हाइड्रोजिनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला जो हाइड्रोकार्बन होगा उसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या क्या होगा, निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम, नहीं तो प्लेटिनम गिव्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब डबल बॉन्ड वाला में अगर हाइड्रोजन ऐड कर दे तो सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोकार्बन बना देता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन, जिसका सबसे पहले एग्जांपल आज पढ़ रहे थे, दिन को पढ़े ना जी एग्जांपल। अच्छा, अब एडिशन रिएक्शन का क्या क्या एप्लीकेशन है, हम लोग अभी पढ़ क्या रहे थे टोटल, कैसा रिएक्शन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का एडिशन रिएक्शन। पहला जो कंबशन पढ़े, दूसरा क्या था, एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन का एप्लीकेशन पहला था हाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, अरे ऑक्सीडेशन, एडिशन रिएक्शन। पहला नंबर क्या है जी, हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब ये डबल बॉन्ड को हटा करके ये सिंगल बॉन्ड बना देना, मतलब अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बना देना। दूसरा नंबर क्या है, सबसे बढ़िया इसका एप्लीकेशन यही वाला है, कन्वर्ट ऑयल इनटू घी, ऑयल को घी में कन्वर्ट कर देना। और तीसरा नंबर नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को पता कर लेना, मतलब कि ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट से कि सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। क्लियर है। अगला पढ़ते हैं अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऑयल घी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी का तो यहाँ पर जो आर आर करके रिएक्शन अभी लिखवाए थे। अरे डबल बॉन्ड वाला जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, वेजिटेबल ऑयल का वो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, वेजिटेबल ऑयल वैसा है। और जैसे उसका डबल बॉन्ड से हम लोग सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किए, तो उस तरह के कंपाउंड को हम लोग घी बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोल रहे हैं कि ऑयल से घी में कन्वर्ट करते हैं। अब क्या आ गया इसमें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वालिटी लगी नहीं होगा, क्या चीज है, क्वालिटी लगी नहीं होगा, क्वालिटी हम लोग से थोड़ी कन्वर्ट होगा। अच्छा, तो तुम लोग को तो लग रहा होगा कि सर घी तो मम्मी घर में बना देती है। नहीं, घी घर में बनता है ना जी, कैसे, तो उसमें मम्मी निकल कर डाल देती है, तो हाइड्रोजन लाती है मम्मी की, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा देंगे, सही ना। क्या करती है मम्मी, हीट कर देती है ना, उसको गर्म करते रह जाती है। तो सर हीट करके भी तो हम लोग घी बना सकते थे, इसका क्या रीजन है। तो हम लोग जो घी बनाते हैं फैक्ट्रीज में या फिर ये इसका जो कंपनीज या फैक्ट्रीज में जो घी बन रहा है इंडस्ट्री में, तो वहां पर क्या इतना एक कटोरे भर घी बनाना है, ठीक है। अच्छा सोचो मम्मी कितना देर गर्म करती है, तब छोटा सा बहुत कम अमाउंट का घी निकलता है, समझ गए। तो हम लोग कुछ भी अगर काम कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकली करना होता है, हम लोगों को क्या करना होता है, मतलब कम पैसे में ज्यादा रिजल्ट हम लोगों को मिल जाए। ऐसा हम लोग मेटल नॉन मेटल जब पढ़ते थे एक्सट्रैक्शन के बारे में बताए थे ना, है ना, कि कम पैसा खर्च करके हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते थे मेटल को। वैसे ही यहाँ पर हम लोग घी जब निकालेंगे तो कितना कम पैसा खर्च करके निकाला जा सकता है। तो जब हीट ज्यादा देंगे तो हमारे पास जो एनर्जी है उसका ज्यादा वेस्टेज होगा और जो पैसा भी है वो बहुत ही ज्यादा खर्च होगा। इसीलिए वहां पर हीट जैसा क्या बोलते हैं रिएक्शन नहीं करवा करके ये रिएक्शन करवा लेते हैं।
क्लियर हो गया। और ये काफी फास्ट रिएक्शन भी है, ठीक है, इसीलिए तो निकल जैसा चीज, कैटलिस्ट जैसा चीज इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब हेडिंग लगाओगे सब्स्टिट्यूशन। ये कितना नंबर हो गया जी रिएक्शन? तीसरा नंबर रिएक्शन हो गया। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? अच्छा, तुम लोग के सिलेबस में, बुक में सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, ठीक है। उसी को हम लोग अल्ट्रा वायलेट रेज के प्रेजेंस में बोलते हैं। मतलब कि कोई कंपाउंड है, उसके ऊपर अगर सनलाइट पड़ा और क्लोरीन सामने दे दिए, ये वाला तुम लोग पहले से पढ़े हो, ये वाला रिएक्शन जो भी पढ़ाने वाले हैं, कार्बन के साथ नहीं पढ़े थे, ये रिएक्शन पढ़े हो चैप्टर नंबर 1 में या 2 में, एग्जैक्टली हमको 1 में जो एक तुम लोग को केस स्टडी भी बताए थे कि एक कटोरा है, उसको हम लोग लैब की खिड़की पे एक बच्ची रख दी है तो उसका कलर चेंज हो गया, है ना, सिल्वर ब्रोमाइड वाला है, सिल्वर ब्रोमाइड वाला, ऐसा है कि नहीं है? क्या होता है, ब्रोमीन को जब सनलाइट के प्रेजेंस में रख देते हैं, ठीक है, लेकिन वो सिल्वर ब्रोमाइड था, वो क्या था, सिल्वर, तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर कोई कार्बन का कंपाउंड है, उसको जब उसके सामने जब हम क्लोरीन को ला करके रख देंगे तो हाइड्रोजन को छोड़ करके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना देगा। ऐसा क्यों करता है सर? क्योंकि कार्बन अपने आप को ज्यादा अस्टेबल महसूस क्लोरीन के साथ करता है। कार्बन इज मोर अस्टेबल विद क्लोरीन देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से ज्यादा अस्टेबल किसके साथ कार्बन है जी? क्लोरीन के साथ, ठीक है। इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़ करके और किसके पास चला जाता है? क्लोरीन के पास चला जाता है, हाइड्रोजन को छोड़ देता है। समझ गए? धोखाधड़ी इसमें हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? धोखाधड़ी, समझे? चलिए, तो यहाँ लिख लिए, पूरा लिख लिए वो? यस बार ये वो दिखा दिए सर, अभी वहां लिख रहे थे तो थोड़ा सा ऐसे हो, ये चल इसके बाद इसके बाद इथेनॉल शुरू होगा। बहुत एसिटिक एसिड भी है। इसमें क्या लिखते हैं? कार्बन क्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल है, इसलिए यहाँ देखो क्या लिख दिए। हेलो, जब हम लोग पढ़ते हैं ना जल्दी में, तो ये सब चीज अपना दिमाग में फिट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया, तो हमारा दिमाग क्या बताएगा? अगर ये चीजें लिखे रहेंगे तो ब्लैंक हो जाएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? ब्लैंक हो जाएंगे। इसीलिए ऐसा पॉइंट लिख देते हैं ऊपर में। यहाँ पर क्या लिख दिए जी कि कार्बन क्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए हाइड्रोजन को छोड़ दे। अब याद आ जाएगा, अच्छा मतलब कार्बन का जो हाइड्रोकार्बन होगा उसके सामने जब हम क्लोरीन को रख देंगे तो हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन होगा वो हाइड्रोजन छूट जाएगा और कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं CH4, यहाँ पर लिखते हैं CH4 और इसके साथ लगाते हैं क्लोरीन। देखो क्या होगा, ये कितना क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। कितना क्लोरीन यहाँ पे लिखा गया है? 2 क्लोरीन। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक बार में एक ही क्लोरीन ऐड होगा। अभी लिख ही रहे हो क्या? देखो हो गया। चलो यहाँ देखो, एक बार में कितना क्लोरीन ऐड होगा? इधर एक बार में कितना क्लोरीन ऐड होगा? 1 क्लोरीन। एक से अधिक क्लोरीन ऐड नहीं होगा। तो अच्छा, यहाँ से 1 क्लोरीन निकाल दो। एक बार में कितना क्लोरीन? एक बार में 1 क्लोरीन, एक बार में 1 क्लोरीन, ठीक है। तो यहाँ पे CH4 के साथ क्या लगाए? Cl2। तो 1 क्लोरीन यहाँ से निकाल दो। अच्छा, 1 क्लोरीन यहाँ से निकल करके यहाँ जाना चाहेगा तो क्या इसका एक हाइड्रोजन हटाएगा कि नहीं हटाएगा? अच्छा, कबड्डी का गेम देखते हो? कभी देखो कबड्डी का गेम? कभी नहीं देखे हो? सब्स्टिट्यूट वहां पे प्लेयर होता है, ठीक है, एगो को लाया गया, ठीक है, और यहाँ पे एगो बोर्ड लगा देता है सब्स्टिट्यूट का, कुछ करता है ऐसा, समझ गए? और फिर जो अंदर का प्लेयर है उसको बाहर कर देता है और बाहर का प्लेयर क्या चला जाता है? अंदर चला जाता है। देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कौन हो रहा है जी? क्लोरीन। सब्स्टिट्यूट कौन हो रहा है? क्लोरीन। तो एगो हाइड्रोजन को बाहर कर
और एगो क्लोरीन अंदर हो जाएगा, मतलब CH3Cl क्या बन गया, CH3Cl। अच्छा बाहर में अब कितना, एक क्लोरीन बचा हुआ रह गया, बाहर में क्लोरीन बचा हुआ रह गया और अंदर का एक हाइड्रोजन इसके साथ आकर के बना दिया HCl। समझ में आया है? अच्छा और क्या हो सकता है सर? और क्या CH3Cl के साथ फिर से Cl2 लगा दिया जाए तो क्या होगा? CH3 के साथ फिर से Cl2 लगा दिया जाए तो कितना हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ था? 3। अब कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 CH2Cl2 और उसके बाद यहाँ क्या बचा हुआ था पहले से? एगो क्लोरीन बाहर और एगो हाइड्रोजन बाहर HCl। और हो सकता है ऐसा CH2Cl2 और प्लस Cl2 क्या हो जाएगा? CH3। अब क्या हुआ? HCl। ये क्यों हुआ समझ में आया है? क्या होगा? लवली समझ में नहीं आ रहा? किधर देख रही है? चलो इधर देखो, इधर उधर देखने में लगी हुई है दीदी। यहाँ क्या कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कि एक क्लोरीन हटेगा और इसमें जाकर के जुड़ जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन इसके साथ, मतलब ये क्लोरीन जो है यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, और वहां जो पहले से एगो हाइड्रोजन रहेगा वो एगो इसके पास चला आएगा। ये कहानी चल रहा है सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मतलब कि CH कितना हाइड्रोजन है? 4, एगो हटा दिया, कितना बचा? 3, एगो क्लोरीन ऐड होगा, इसीलिए यहाँ लिखे कि एक बार में एक क्लोरीन, ठीक है। अब क्या हो गया था? CH3Cl जो कि यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा क्या एक ही क्लोरीन इधर गया? तो एक क्लोरीन अभी बीच में बचा हुआ है, इसका एक हाइड्रोजन इधर निकला है तो एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएगा? HCl। अब CH3Cl के साथ फिर से क्लोरीन लगा देते हैं। अच्छा क्लोरीन सिंगल नहीं आएगा, सिर्फ Cl नहीं आएगा, क्लोरीन जब भी आता है तो अपना एक और क्लोरीन लेके आता है, ठीक है, बॉन्ड बना करके रखा हुआ रहता है पहले से। अब ये एक क्लोरीन फिर से इसके अंदर जाएगा और इसका एक हाइड्रोजन फिर इधर निकल जाएगा। कितना हाइड्रोजन पहले से था? 3। अब कितना हाइड्रोजन बचा? 2। और कितना क्लोरीन पहले से था? 1। कितना हो गया? 2। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अच्छा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन अभी भी बच गया, इसका एक हाइड्रोजन निकला था और इसका एक क्लोरीन इधर गया था, देखो बच गया था। इसके साथ CH3Cl2 के साथ फिर से Cl2 लगा, क्या हो जाएगा? CH3Cl और प्लस HCl। CH2 3 की जगह पर 2 होगा। एक सेकंड, अरे हाँ 2, ये CH2Cl2 और Cl2 तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? यहाँ एक सेकंड, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल देंगे और एक क्लोरीन एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला तो अब कितना बचा? 1, तो 1 रख दिए। अब क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2 से बढ़ के 3 हो जाएगा, तो CHCl3 और प्लस HCl। ये किसका फॉर्मूला होता है जी? किसका फॉर्मूला होता है? क्लोरोफॉर्म का। रिया कुछ याद है क्लोरोफॉर्म से? उस ट्यूशन में थे तुमको किडनैप कर लिए थे, एसी बेस पढ़ा रहे थे तब। अरे याद आया कुछ कि नहीं जी? जो किडनैपर यूज करता है। हाँ पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल ऐसे भी होता था, ठीक है, अभी हो सकता है, लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है ना कितना ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए या फिर कितना कम इस्तेमाल करना चाहिए, डोज इसका फिक्स नहीं है, ठीक है। इसका डोज अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग, तो जो ज्यादा शराब पीता है, ठीक है, उस पे क्लोरोफॉर्म काम ही नहीं करता, समझ गया? एक फायदा है, चलो दारू पी करके घूमते हैं, कोई किडनैप नहीं कर सकता। सुनो क्या होता है, पहले डॉक्टर्स जो वगैरह जो है एनेस्थीसिया में इस्तेमाल करते थे। किस चीज में इस्तेमाल करते थे? एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया मतलब बेहोश करने में। तो पुराना जमाना का जो मेडिसिन था वो और भी पुराने जमाने टाइप का ही था, ठीक है। ऑपरेशन हमको यहाँ करना है, एनेस्थीसिया लगा देते, पूरा बॉडी जो है वो थिथर हो चुका है, मतलब पूरा बॉडी बेहोश हुआ पड़ा है, समझ गए? अच्छा जो ज्यादा अल्कोहल पी रहा था उसको एनेस्थीसिया देने उसको पहले पूछ लिया कि क्या आप शराब पीते हैं, वो अगल बगल देख लिया कि सब आदमी के सामने बोल देंगे हाँ पीते हैं तो फिर मेरा वाट लग सकता है, वो मना कर दिया कि हम नहीं पीते हैं शराब, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा एनेस्थीसिया दे, उसको काम ही नहीं कर रहा उसके बॉडी पे, समझ रहे हो? अच्छा अगर किसी के बॉडी में ज्यादा एनेस्थीसिया दे दिए तो हम लोग वेट कर रहे हैं, है ना, कि कभी बेहोश करके तो ऑपरेशन कर दिया, पता चला 10 घंटा बेहोश है। ज्यादा देर बेहोश रहना भी दिक्कत वाली बात है, ज्यादा देर बेहोश रहना भी दिक्कत वाली बात है। अच्छा एक आदमी है जो ज्यादा शराब पीता है, एनेस्थीसिया दिया, बेहोश तो हो गया, अभी उसका लंग्स और किडनी सब निकाल के प्लेट पे रखे हुए थे और होश में आ गया
मेरा किडनी। चलो आईफोन खरीदते हैं। चलिए सही कह रहे हो? ऐसा हो सकता है कि नहीं, पहले के टाइम पे ऐसा दिक्कत हो जाता था, इसीलिए अब एनेस्थीसिया वगैरह जो है क्लोरोफॉर्म से नहीं बनाए जाने लगे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके डोजेस फिक्स नहीं है कि ज्यादा देना है कम देना है कि क्या है, इसका फिक्स डोजेस नहीं है। वो डॉक्टर अंदाजे से अपना काम करते थे पहले, समझ गए। अब तो एनेस्थीसिया ऐसा है कि अगर जो हम दांत के पास का ऑपरेशन कर रहे हैं तो दांत के पास ही देंगे, तो इतना ही देर का जो है वो क्या बोलते हैं अनकॉन्शियस होगा, पूरा बॉडी अनकॉन्शियस नहीं होगा। तुम्हारा आंख खुला हुआ है, तुमको दिख रहा है कि दांत तोड़ा जा रहा है मेरा, समझ रहे हो? अच्छा जो दिए हुए उसको देना ही क्यों है क्लोरोफॉर्म? वो तो ऐसे ही टूल है। फिर भी उसको दर्द होगा ना। क्या दर्द होगा? वो नहीं जो किडनैप कर रहा है। किडनैप करने वाला कर देगा। अच्छा किडनैप करने वाले उसको तो इसीलिए बोलेगा तो उसको तो किडनैप करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा बॉटल दिखाएंगे बिठाएगा आ इधर, समझे? जैसे कि जो बड़ा जो छोटा बच्चा है उसको बिस्किट दिखा के लेके जा सकते हैं, चॉकलेट दिखा के लेके जा सकते हैं। बड़ा आदमी जो टूल है उसको एक ऐसे बॉटल दिखाएंगे, तो चलो मेरे साथ हड्डियां को पे ही खा गए। एक एक पैक लगाते हैं। तुम मुझे चलिए हाँ? क्यों जी? वो अपना टेम्पो में काम लगवाएगा क्या? किसके पास एक टेम्पो है जो बच्चे नहीं जाने, 2 बच्चे आए हैं। हेलो, हरिओम के पास एक टेम्पो है, वो किडनैप वगैरह कर लेता है, तो फिर ध्यान से। ट्रक भी है ट्रक भी है हाँ। और एक जैसी जाके किडनैप जैसे भी है जहाँ तहाँ चलवाता है। चलो चलो इधर देखो, CHCl3। हेलो, अगला कंपाउंड बना रहे हैं। CHCl3 में अगर H2 ऐड कर दिया जाए, क्या ऐड कर दिया जाए? H2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा जी? एक हाइड्रोजन फिर इसमें जाएगा और एक तो इधर निकल करके आ जाएगा। CHCl3 ये वाला यहाँ आया और Cl2 आज हो क्या गया Cl2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? CCl4। क्या अब यहाँ का हाइड्रोजन बचेगा? नहीं बचेगा, लेकिन वो वाला हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। CCl4 तक का कहानी पढ़ लिए। अच्छा एक चीज और, क्लोरोफॉर्म जो है ना, वो थोड़ा बहुत क्लोरोफॉर्म का जो पार्ट्स है वो मॉस्किटोज वगैरह में भी इस्तेमाल होता है, मालूम है क्या? नहीं मालूम है? मॉस्किटो जो ऑल आउट लगाते हैं, ठीक है, नशा हम लोग को भी छा जाता है। अगर जो ज्यादा जोर से सूंघ लिए बगल में, ठीक है, मॉस्किटो लगा के मॉस्किटो को तुम लोग नहीं, हम पैसा लगाए हम सूंघेंगे इसको, ठीक है। हाँ, उसके अंदर और भी केमिकल्स होते हैं, ध्यान से, उसके अंदर और भी केमिकल्स होते हैं, लेकिन वो केमिकल हम लोगों को भी नशा ला सकता है। मच्छर लोग मर जाता है या फिर नशा में छा जाता है, हम लोग भी नशे में छा सकते हैं। अगर नींद नहीं आ रहा है, जबरदस्त उसको लगा करके नाक लगा दो प्लग के पास ही, समझ गए, नींद आ जाएगा। अगर नींद नहीं आ रहा है, ऐसा कोई शिकायत है तो, ठीक है, मर नहीं जाए। हम लोग थोड़ा बहुत कम मात्रा में रहता है, हम लोग मर नहीं जाएंगे उसको सुन करके। क्या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो गया? इजी था। चलो अगला क्या है? एक सेकंड हम चेक कर लें कुछ बचा तो नहीं है सब्स्टिट्यूशन। क्लोरीन रिप्लेसेस हाइड्रोजन 1 by 1, ये तो लिख दिए। अच्छा यहाँ पे, हाँ ये चीज छूटी क्या थी, देखो यहाँ पे। हेलो, यहाँ पे क्या लिखा रह जाएगा? सनलाइट। क्या लिखा रहेगा? सनलाइट। सनलाइट नहीं तो फिर क्या? अल्ट्रावायलेट रेज। हेलो, सनलाइट नहीं तो फिर क्या? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। यहाँ पर क्या लिखा रहेगा सब जगह? यूवी सब जगह लिखते हैं, गप नहीं, यूवी, ठीक है। यहाँ पर और क्या लिखते हैं? क्लोरीन रिप्लेस हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन एट 1 टाइम, रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एट ए टाइम। कहाँ लिखा हुआ है जी? ये हाइड्रो एक बार में एक क्लोरीन, एक बार में एक हाइड्रोजन था, ठीक है, क्लोरीन लिख लो, एक बार में एक हाइड्रोजन हटाएगा, ये भी लिख देते हैं, हटाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 चलो 1 क्लोरीन रिप्लेस 1 हाइड्रोजन एट ए टाइम। अब अगला आ जाते हैं इथेनॉल पे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का इथेनॉल। 3 मार्क्स का क्वेश्चन। कितना मार्क्स का? 3 मार्क्स का। अभी तक जितना पढ़े हैं उसमें 3 मार्क्स आ जाए, और ये जो इथेनॉल सिर्फ पढ़ेंगे उसमें 3 मार्क्स का। तो सोच लो आज का ये चैप्टर जो है, आज का जो लेक्चर है वो कितना इंपॉर्टेंट है, समझे?
तो पीछे अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं है, एक नंबर का लेक्चर कोई छूटा होगा, कोई एक नंबर का लेक्चर छूटा। पहले जो है कुछ लेक्चर का बिना नंबर का भी था और कुछ लेक्चर 1-1 मार्क्स का था, लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं इथेनॉल खास करके ये 3 मार्क्स का। अच्छा ये और नहीं तो फिर सैपोनिफिकेशन, अच्छा इसी के अंदर सैपोनिफिकेशन आता है, सोप एंड डिटर्जेंट, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके ये दोनों लेक्चर अगर मिला लें, क्या इथेनॉल वाला, इथेनॉल से ही बनता है तुम्हारा सोप एंड डिटर्जेंट जो बात है उधर, ठीक है। तो वो अगर मिला ले सोप एंड डिटर्जेंट को अगर अलग भी काउंट करें तो ये दोनों मिलाकर कितना मार्क्स है, ये नहीं आएगा तो वो आएगा इस चैप्टर से। तो कितना मार्क्स फिक्स है यहाँ से, 3 मार्क्स का फिक्स है। ऊपर से मिटा है, यस सर। अच्छा नहीं लिखे हो ये सब आपको यहाँ अंसार नगर में देखने को मिले। चलो इथेनॉल का फिजिकल प्रॉपर्टी, सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रहना चाहिए, C2H5OH। इथेन लिखा हुआ है मतलब कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। इथ मतलब 2 कार्बन और O लगा हुआ मतलब OH लास्ट में दिख जाएगा, इसलिए C2H5OH। चलो इसको हम लोग पढ़ते क्या, इथाइल अल्कोहल, और क्या इसको पढ़ते हैं जी, इथाइल अल्कोहल। इसका ये कॉमन नेम है इथेनॉल, कॉमन नेम क्या है इथेनॉल, लेकिन IUPAC नेम क्या है इसका, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। जो भी है ना, IUPAC नेम इथेनॉल है, इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। जनरली नोन एज अल्कोहल, मतलब ये इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है अल्कोहल, तो किसी के पीछे OH लग गया तो अल्कोहल हो गया, लेकिन इसको हम लोग जनरली अल्कोहल ही बोलने लग जाते हैं। क्लास 12 में बहुत ही ज्यादा ये C2H5OH फॉर्मूला यूज होता है, इसीलिए इसको जनरली हम लोग क्या बोलने लग गए हैं, अल्कोहल बोलने लगे। अल्कोहल अगर बोला जाए मतलब क्या समझना हम लोग को, C2H5OH। अच्छा इसका प्लीजेंट स्मेल होता है, तुम लोग के अंदर दिमाग में बार बार आ रहा है, नो सर प्लीजेंट स्मेल नहीं होता, हम सूंघे हैं मुंह आदमी का, ठीक है, जो पिया हुआ रहता है तो वो सस्ता नशा करके आया रहता है, समझ गए, इसी वजह से उसका मुंह स्मेल कर सकता है। अच्छा बर्निंग टेस्ट होता है, क्या होता है जी, पीने पर जलता है, जैसे स्प्राइट वगैरह पीते हो तो कण जलता है, वैसे इसको पीने से भी जलता है, इसीलिए इसको पानी में मिला करके पिया जाता है, सोडा मिला कर पिया जाता है, ठीक है। बता दिए, अब जा करके मिला लेना। ये नहीं पापा का बॉटल रखा हुआ था, ये घुट मार लिए, पूरा एकदम भयंकर तरीका से जल जाएगा मुंह, समझ गया, मतलब एसिड नहीं पी रहे हैं लेकिन फिर भी कड़वा सा लग सकता है। अच्छा सुनो यहाँ पे बर्निंग टेस्ट है, इसके वजह से इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, पानी। अब वो पानी कितना भी अमाउंट ज्यादा और कम में मिलाया जा सकता है, इसीलिए देखो इसका कहीं लिखा हुआ होगा सॉल्युबल इन वाटर इन एनी प्रोपोर्शन, पानी में हम लोग किसी भी प्रोपोर्शन में मिला सकते हैं, ठीक है। कभी मूवी देखा ऐसा कोई गौर किया, 30-60 बना ऐसा कुछ करके बोलता होगा समझ गया, मतलब 30-60 मतलब कितना ml पानी डालना है और कितना ml उसमें ये शराब डालना है, ऐसा कुछ। इसका मतलब कहने का मतलब कि हम लोग किसी भी अमाउंट का पानी और किसी भी अमाउंट के अल्कोहल को मिला सकते हैं। पीने के लिए पूरा पीने का यहाँ पर प्रैक्टिस दिया जा रहा है, बाद में नशेड़ी होगा तो हमको कोई नहीं बोलेगा आगे। चलो इधर, अच्छा इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है जी, हेलो, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 78 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी के बॉइलिंग पॉइंट से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। जिसको हम लोग केल्विन में क्या लिखे हैं, 351, 273 केल्विन बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन में कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब 273 से जितना ज्यादा जाएंगे उतना सेल्सियस बढ़ते चला जाएगा। यहाँ पर क्या 156 केल्विन है, मतलब 273 से क्या हो गया, कम हो गया, 273 से क्या हो गया, कम, मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका माइनस में डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट इसमें कुछ माइनस समथिंग डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। ये जानबूझ करके बस ये लिखे थे कि इसका जो ये मेल्टिंग पॉइंट है, अगर सेल्सियस, हम लोग को ना सेल्सियस पे बचपन से ज्यादा ध्यान है, सेल्सियस में कुछ समझते हैं हम लोग, जैसे गर्मी कितना टेम्परेचर चल रहा है, ठंडा कितना टेम्परेचर, हम लोग सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा बुखार कितना है तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वहाँ पे फ़ारेनहाइट होता है, नहीं बुखार 100 डिग्री, बुखार 38 डिग्री आदमी मर जाएगा, समझे, 38 डिग्री सेल्सियस तो बुखार चला गया, आदमी मर जाएगा वहाँ पे। इसका मेल्टिंग पॉइंट तो माइनस में 170 डिग्री सेल्सियस है। अरे तो वही तो बोल रहे हैं कि माइनस में है बहुत ज्यादा, हाँ वही तो बोल रहे हैं। कंजम्पशन ऑफ प्योर अल्कोहल इज लीथल, लीथल मतलब जानलेवा। प्योर अल्कोहल अगर पी ले तो, प्योर अल्कोहल हम लोग के घर पे भी जो अल्कोहल होता है वो प्योर नहीं होता, उसमें मिलाया जाता है। प्योर अल्कोहल पियोगे तो वो मर सकते हो, ठीक है। अब आया CH3OH, CH3OH, एक कार्बन OH लगा हुआ मतलब मिथेनॉल है,
एक कार्बन था तो मिथ, सिंगल बॉन्ड इसमें आ सकता है तो मीथेन और ओल लगा दी मिथेनॉल। ये भी क्या है जी, पॉइजनस है। ये तो इतना ज्यादा लीथल है, इतना ज्यादा पॉइजनस है कि अगर तुम इसको पियोगे तो बहुत ही कम टाइम में तुम मर सकते हो। ठीक है, ये होता क्या है, CH3OH करता क्या है, जो साइटोप्लाज्म है हमारा बॉडी में उसके साथ जाकर के सीधा रिएक्ट कर जाता है और साइटोप्लाज्म को जमा देता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, जमा देता है। और जैसे ही साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक ये या फिर फ्लूइड जो है वो जम जाएगा, ठीक है, उसके वजह से हमारा सेल काम करना बंद हो जाएगा, पूरा बॉडी का सेल काम करना बंद हो गया तो आदमी मर सकता है। समझे? ये क्या करता है, CH3OH कोगुलेट्स, क्या करेगा, एक टर्म आता है कोगुलेट्स, मतलब जमा देना। ठीक है, कोगुलेट्स किसको, साइटोप्लाज्म को, कोगुलेट्स साइटोप्लाज्म। जैसे अब कैसा जमा देगा, जो एक सेल देखो, एक सेल तो गर्म जब कर देते हैं, अच्छा एक के अंदर लिक्विड रहता है, और गर्म करते हैं तो पूरा सॉलिड हो जाता है, समझ गए, लिक्विड साइटोप्लाज्म समझो। और गर्म कर देंगे तो साइटोप्लाज्म के साथ जब ये मिथेनॉल मिलेगा तब तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो हमारा सेल जो है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नॉट दैट मच एसिडिक, ये इथेनॉल जो है वो उतना एसिडिक नहीं होता कि ये किसी का ये लिटमस का कलर चेंज कर सके। एसिडिक तो है लेकिन उतना भी एसिडिक नहीं कि कलर चेंज करे। अरे 7 से ऊपर, ये एक सेकंड, 7 से नीचे जैसे पीएच वैल्यू जाता है एसिडिक बोलने लग जाते हैं, क्या 6.8 और 6.7 रहेगा तो कलर चेंज कर देगा? नहीं करेगा। ठीक है, 6 के आसपास का जो है वो कलर चेंज कुछ खास नहीं करेगा। तो इसीलिए इसके बारे में क्या लिखा गया, स्लाइटली एसिडिक। क्या लिखा गया, स्लाइटली एसिडिक। अच्छा, इसका कलर कैसा होता है, तो कलरलेस होता है। ये कैसा होता है, कलर, नो सर, बॉटल हम देखे हैं, मूवी में भी देखे हैं, ब्राउन रेडिश ब्राउन टाइप का कुछ होता है ना, तो उसमें जो है कुछ ना कुछ दूसरा लिक्विड मिला हुआ होता है। अच्छा, अब सोचो ये कलरलेस होता है तो सर हम लोग जब ये स्पिरिट वगैरह जो यहाँ पर डाल करके सुई लगाते हैं या फिर लैब वगैरह में, स्कूल के लैब वगैरह में रखा हुआ रहता है, तो सर वो कलरलेस नहीं होता, वो किसी और कलर का होता है, कलरलेस है। अच्छा, स्कूल में किसी और भी कलर का रखा जाता है या फिर लैबोरेटरीज में किसी और भी कलर का रखा जाता है, वो कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। अरे जो स्पिरिट लगा करके ऐसे, तो कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का होता है। क्यों ब्लू कलर का रखते हैं, ताकि वो देखने सही लगे कि ये नॉर्मल अल्कोहल नहीं है, उसको हम लोग पी नहीं सकते हैं, उसको डीनेचर्ड करके रखा जाता है। जो नेचर अल्कोहल है वो कलरलेस है तो उसको डीनेचर्ड किया जाता है। डीनेचर्ड कैसे किया जाता है, तो जो हमारा अल्कोहल है उसके साथ कुछ पॉइजनस मिला करके, उसके साथ क्या मिला देते हैं हम लोग, पॉइजनस सब्सटेंस मिला देते हैं कि कोई आदमी पिए नहीं, समझे। नहीं तो पता चला नशेड़ी आदमी को कि बगल में स्कूल है, ताला तोड़ करके वहां पूरा अल्कोहल निपटा देगा, समझे। तो स्कूल में जो अल्कोहल है वो अल्कोहल है, उस अल्कोहल के साथ मिथेनॉल मिला हुआ है। हेलो, स्कूल में जो अल्कोहल है उस अल्कोहल के साथ मिथेनॉल मिला हुआ है, इसी के कारण उसका कलर चेंज नहीं है। लेकिन दुकान में जो स्पिरिट देख रहे हो जिसको ब्लू कलर का होता है, हाथ में लगाते ठंडा ठंडा लगने लग जाता है, उसका सुई डाल देते हैं उसमें, ठीक है, वो किस चीज का, उसमें किस चीज को मिलाया जाता है, अल्कोहल में, अल्कोहल में मिलाया जाता है CuSO4। क्या मिलाया जाता है, कॉपर सल्फेट। CuSO4 को और क्या दूसरा नाम से बुलाते हैं, कॉपर सल्फेट को दूसरा नाम से ब्लू विट्रोल। इस ब्लू विट्रोल को डाल दिया जाता है किसके साथ, इथेनॉल के साथ, जिसके वजह से कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है इथेनॉल का। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर आता है यूजेस। सबसे पहले क्या है, यूज्ड एज सॉल्वेंट। सॉल्वेंट समझते हो, सॉल्वेंट समझते हो, किसी को अपने अंदर घोल लेना। वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को क्या बोला जाता है जी, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो क्या ये सारे तरह के कंपाउंड्स को घोल सकता है अपने अंदर, तो वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स को घोल सकता है, कार्बन के कंपाउंड को नहीं घोल सकता। और कार्बन का कंपाउंड कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कि आयनिक बॉन्ड जो भी कंपाउंड बना रहा होगा उसके लिए सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, वाटर। ध्यान सुन दे जाना, आयोनिक बॉन्ड जो भी कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, वैसा कंपाउंड को कौन घोल सकता है, वाटर। तो वाटर इज एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर आयोनिक कंपाउंड। अच्छा, कोवेलेंट कंपाउंड के लिए कौन आएगा फिर, तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए कार्बन वाला ही कंपाउंड आएगा। कोवेलेंट कंपाउंड के लिए
कोवैलेंट कंपाउंड को घोलने के लिए कौन आने वाला है, कार्बन का ही कंपाउंड आने वाला है। तो एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सब को घोलने का काम तुम्हारा यही करता है। कौन, एल्कोहल। एल्कोहल का यूज पढ़ रहे हैं तो यूज्ड एज सॉल्वेंट जो लिखे हैं वो किसके लिए लिखे हैं, एल्कोहल के लिए लिखे हैं कि एल्कोहल के अंदर हम लोग एल्डिहाइड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड को या फिर कार्बन के कंपाउंड्स को घोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नोट पॉइंट करके लिखते हैं, लिख दें, क्या लिख देंगे, आयोनिक कंपाउंड्स को घोलने के लिए कौन रेडी है जी, वाटर। लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड को घोलेगा कौन, कौन घोलेगा, एल्कोहल घोलेगा। ठीक है, इसीलिए लिखा गया एल्कोहल को एक्ट एज सॉल्वेंट। मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, मेडिसिन में अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए देखो तो अब खास करके जो खांसी का जो सिरप होता है सिर्फ उसमें जानबूझ के डाला जाता है। खांसी अगर ठीक करना है, ज्यादा देर तक अगर सो लो, ठीक है, गहरा नींद ले लो तो खांसी ठीक हो सकता है। ठीक है, तो अगर आदमी को लॉकडाउन में, सच बता रहे बात ये, लॉकडाउन में आदमी को नहीं मिल रहा था बोतल, ये कफ सिरप पी पी करके पड़ा हुआ था, समझ गए, इतना नेक्स्ट लेवल उस बेंजेडिना सेडी है, समझे। हाँ, टॉनिक या कफ सिरप में पाया जाता है क्या, एल्कोहल। ठीक है, अब तो ऐसा कफ सिरप भी आने लग गया, लो कफ सिरप ऐसा आने लग गया है जिसमें एल्कोहल अब नहीं होता, समझ गए, सब जगह उसको बैन किया जा रहा है। एंटीसेप्टिक में भी इस्तेमाल किया जाता है। एंटीसेप्टिक से क्या समझते हो, जख्म वगैरह में इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है, तो उस वजह से हम लोग को जब जख्म या चोट लगे, ये इंजीनियर का एक दो आविष्कार में से ये आविष्कार भी गलत है, समझ गए, ट्रैक्टर हल्ला वाला आविष्कार किया है। देखो जो टोटो बनाया है तो वायरस से बना दिया है, कहाँ फैला हुआ है शहर में, ठीक है। अब तीसरा एक और आविष्कार झरझरिया, ये सब आविष्कार बहुत गलत हो गया, ठीक है, गलत इस्तेमाल हुआ है ये शक्ति का। चलो इधर एंटीसेप्टिक मतलब जैसे गिर गए चलते चलते तो आते हैं तो डिटॉल से साफ किया जाता है, या फिर एंटीसेप्टिक के ये एग्जैक्ट एल्कोहल नहीं लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, एल्कोहल से बना हुआ कुछ जो मेडिसिन है उसको यूज किया जाता है जहां कहीं भी टूटा फूटा या कटा फटा, ठीक है, तो वुंड नहीं बोलेंगे, वुंड्स मतलब जख्म, ठीक है, वो सबको हील करने में भी ये मदद करता है और ये प्रिवेंट करता है इन्फेक्शन से, प्रिवेंट अस फ्रॉम इन्फेक्शन। उसी चीज को तो हम लोग एंटीसेप्टिक बोलते हैं। अच्छा, एंटीसेप्टिक वाले में लिखे टिंक्चर ऑफ आयोडीन, क्या लिखे, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है, ठीक है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो है वो आयोडाइड वाला जो कंपाउंड है उसको हम लोग अल्कोहल में अगर घोल दें, आयोडीन इसमें लगभग 6 से 7% होता है आयोडीन, ठीक है, उस कंपाउंड को अगर हम अल्कोहल में घोल दें तो फिर एक नया कंपाउंड जो बनेगा उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज एक्ट एज एंटीसेप्टिक। टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज एक्ट एज एंटीसेप्टिक। टिंक्चर ऑफ आयोडीन कैसे बन रहा है, तो अल्कोहल में आयोडाइड कंपाउंड्स को मिला करके, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है वैसा, हाँ, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, सोडियम आयोडाइड डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। सोडियम आयोडाइड जो है उसको अल्कोहल में मिला दें तो क्या बनके तैयार हो जाएगा, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज एक्ट एज एंटीसेप्टिक। क्लियर है। अब आया परफ्यूम में भी इस्तेमाल होता है अल्कोहल, तो एग्जैक्ट अल्कोहल नहीं कि वही अल्कोहल वाला डब्बा लिए परफ्यूम वाला डाल करके ये मार के निकल गए, पता चला सब बोल रहे हैं शराब पी के आया है क्या, ठीक है, वो पढ़ाएंगे अभी ये इथेनॉल का, हेलो, इथेनॉल का केमिकल रिएक्शन, अभी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो पता चलेगा इथेनॉल के मदद से हम लोग बनाते हैं एस्टर। इथेनॉल की मदद से क्या बनाते हैं, एस्टर। और एस्टर जो है प्लीजेंट स्मेल देता है, कैसा स्मेल देता है, प्लीजेंट स्मेल, तो उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसमें, परफ्यूम्स में, ठीक है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पूरा दुनिया का 30% तो यही संभाले हुए है ना, स्ट्रेस रिलीफ यही ना दे रहा है जी, ठीक है, स्ट्रेस से रिलीफ दे रहा है कौन, अल्कोहल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट यूज नहीं है इसका, ठीक है, लेकिन लिखा जाता है अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, हेडिंग लगाओ। इथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं,
तो इथेनॉल का प्रिपरेशन जो है हम लोग पहले तो ग्लूकोज लेंगे, और अगर याद हो लाइव प्रोसेस तो उसमें हम लोग पढ़े थे रेस्पायरेशन पढ़े थे दो तरह का, एरोबिक और एनारोबिक। एनारोबिक भी होता था दो तरह का, एक होता था ईस्ट में और एक होता था मसल सेल्स में होता था। ईस्ट में जो एनारोबिक रेस्पायरेशन हो रहा था वो ग्लूकोज को, पहला प्रोसेस क्या था, ग्लूकोज से ग्लूकोज पाइरुवेट्स में टूटता था। पाइरुवेट इज ए 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और उसके बाद वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल ईस्ट में टूटता था तो वो क्या देता था जी, अल्कोहल देता था। बस वही याद रखना है एग्जैक्टली। तो पाइरुवेट ये सब नहीं इसमें याद रखना है, इसमें क्या याद रखना है, ग्लूकोज का एनारोबिक रेस्पायरेशन। एनारोबिक रेस्पायरेशन मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो रेस्पायरेशन होता है, तो कहां होता है, किसके अंदर होता है, तो ईस्ट सेल में। कैसा सेल में होता है, ईस्ट सेल में होता है। क्या बना दिया, अल्कोहल प्लस वाटर प्लस एटीपी, ठीक है, यही हमारा था क्या, अल्कोहल। ये क्या था हमारा, अल्कोहल, बन गया अल्कोहल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। मतलब कि इथेनॉल का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, तो बाय फर्मेंटेशन। और फिर ये पूरा का पूरा एक कैस का है हमारा केमिकल रिएक्शन, याद रखना है। अब आते हैं यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल के। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ऑक्सीडेशन। पहला केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, हम लोग किसी के अंदर एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा दे रहे होंगे। ऑक्सीजन जब हम किसी को देते हैं वही चीज तो होता है ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। जानते थे ये बात। तो अल्कोहल में कितना ओ रहता है, एक ओ रहता है। अल्कोहल में कितना ऑक्सीजन रहता है पहले से, अरे देखो ना, अल्कोहल में कितना ऑक्सीजन पहले से है, एक अल्कोहल, और एक ऑक्सीजन और इसमें ऐड कर देंगे तो कितना ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन। और इतना फंक्शनल ग्रुप पढ़े, इतना फंक्शनल ग्रुप में एक जगह पर 2 ऑक्सीजन जिसके पास होता था उसको क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसा फंक्शनल ग्रुप बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। याद आया कुछ, फंक्शनल ग्रुप सी पर डबल बॉन्ड O और एक सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ रहता था तो उसको क्या बोलते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अल्कोहल में, अल्कोहल के साथ हम लोग एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पास लाते हैं, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, KMNO4 या फिर K2Cr2O7। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो याद रखना कि अल्कोहल के साथ या फिर इथेनॉल के साथ कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मूला याद रखना है, KMNO4। इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, टेट्रा ऑक्साइड या फिर ऑक्साइड। यहाँ पर क्या हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या होता है, पोटेशियम, और Cr पे 2 लगा हुआ है तो डाई, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये दो, अच्छा दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो KMNO4, इसलिए KMNO4 को पहले लिखे हैं। ये दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है जी, KMNO4। अच्छा नहीं भी समझ में, अगर हमको याद है, चलो इसका फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला याद है, हम लोग को नाम नहीं याद है, तो कम से कम फॉर्मूला अगर याद है, KMNO4, तो K से सोडियम होता है, A पोटेशियम होता है, Mn से मैग्नीज होता है, O से ऑक्सीजन होता है, तो उससे मिलता जुलता नाम जो होगा उसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे K2Cr2O7, K से ये पोटेशियम होता है, Cr से क्रोमियम होता है, और O ऑक्सीजन है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं बोला जा रहा है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट से क्रोमियम समझ लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KMNO4, नहीं तो फिर K2Cr2O7। एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसे याद रखेगा। अब इस पे स्टार मार्क लगा हुआ है तो क्या पूछेगा सर, यही ना पूछेगा जी कि अल्कोहल के साथ कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल होता है। अच्छा अल्कोहल के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दे तो फिर क्या फॉर्मूला बनता है, यही ना पूछ सकता है। अच्छा कोई बोलेगा A इज ए कंपाउंड, इसके साथ हम लगाए K2Cr2O7, हमको मिला एसिड, एसिड का नाम दिया B, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या हो गया, अल्कोहल। अब B जो कंपाउंड बना वो क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे करके बनाता है क्वेश्चन। याद समझ में आया ऑक्सीडेशन। अगला आते हैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला देखने के लिए, CH3CH2OH। ये यही चीज लिखा हुआ है, हेलो यही चीज को ऐसे लिखे हैं, एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन दिए, फिर 2 कार्बन था इसमें टोटल, तो फिर एक कार्बन के पास और कितना हाइड्रोजन दिए, 2, तो क्या हो गया C2H5 हो गया, और लास्ट में लगा हुआ है OH। तो KMNO4 के प्रेजेंस में
ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों को जब रिएक्ट करवाया गया तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। कितना कार्बन था, 2 कार्बन। हमको तो पता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्या पता है हम लोग को, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा तो COOH तो लगना तय है। अरे COOH तो लगना तय है, ठीक है। तो एक कार्बन और एक हाइड्रोजन वगैरह जो भी हटा लो, तो कितना कार्बन बचा, कितना कार्बन बचा, एक कार्बन। और उसके पास हाइड्रोजन कितना आ सकता है, 3 गो, CH3COOH। ये तुम्हारा हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर दूसरा नाम अगर लिखे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। क्या इसका दूसरा नाम हो सकता है, इथेनोइक एसिड हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 2 कार्बन तो इथेन, 2 कार्बन तो इथेन, और कार्बोक्सिलिक एसिड था तो इसलिए लास्ट में लगा ओइक एसिड। यहाँ 2 कॉमर्शियल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कार्बन का 2 कॉमर्शियल कंपाउंड। कॉमर्शियल कंपाउंड मतलब जिसको हम लोग ये बिजनेस, जिससे हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। तो 2 कॉमर्शियल कंपाउंड कार्बन के कौन कौन है, एक तो है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड्स आर द 2 कॉमर्शियल कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। यहाँ आते हैं डिहाइड्रेशन में। डिहाइड्रेशन में H2SO4 बहुत ही बढ़िया काम करता है। H2SO4 को बोल सकते हैं हम लोग कि ये अक्षय कुमार है। बॉस में कितने लोग देखे हो, देखे हो बॉस में अक्षय कुमार जब भी किसी को पीटता है उसके बाद पसीना ऐसे करके फेंकता है, बोलता है अपने को तो पानी निकालना है, बोलता है अपने को क्या, अपने को तो पानी निकालना है। यहाँ पर देखो पानी निकालेगा कौन, H2SO4। पानी मतलब H2O। तो इथेनॉल में से पानी निकाल देगा, इथेनॉल में से क्या निकाल देगा जी, पानी निकाल देगा। देखो पानी निकालना मतलब 2 गो हाइड्रोजन निकालेगा और 1 गो ऑक्सीजन। चलो एक ऑक्सीजन यहां से निकाल लेते हैं और एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और 1 गो हाइड्रोजन निकाल देते हैं। एक हाइड्रोजन निकाल दिए तो कितना कार्बन बच गया, 2 गो कार्बन बच गया। और कितना हाइड्रोजन बच गया, 4 गो हाइड्रोजन बच गया। अरे बोलो ना, नहीं समझे। पानी निकालने का मतलब 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन निकालो। इसका फॉर्मूला क्या था, C2H5OH। पानी निकालने का मतलब 1 गो हाइड्रोजन निकाल, 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन निकालो। ये ऑक्सीजन तो कैंसिल हो गया। अच्छा ये 1 गो हाइड्रोजन हट गया तो 5 में से 1 और हटाना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन हटाना था तो 1 हाइड्रोजन हटा, 1 हाइड्रोजन और हटा दो तो क्या हो गया, C2H4। C2H4 को क्या बोलते हैं, इथीन। क्या बोलते हैं, इथीन। अच्छा इसका बॉन्ड अगर बना करके देखेंगे तो C डबल बॉन्ड C बनेगा और 2 गो हाइड्रोजन इधर और 2 गो हाइड्रोजन इधर, इसीलिए देखो लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। समझ में आया क्या हो रहा है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालो, डिहाइड्रेशन मतलब पानी निकालो। किस में से पानी निकालो, ये याद रखो। डिहाइड्रेशन किसका प्रॉपर्टी था, इथेनॉल का। किसका प्रॉपर्टी था, इथेनॉल का। मतलब इथेनॉल में से क्या निकलने वाला है, पानी। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर से H2O अगर हटा दे, मतलब 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन हटा दे, इथेनॉल से C2H5OH से 2 गो हाइड्रोजन और 1 गो ऑक्सीजन हटा दे, मतलब यहां से क्या कर देंगे, माइनस। तो 2 गो कार्बन अभी बचा हुआ है। टोटल कितना हाइड्रोजन था, 6 हाइड्रोजन। टोटल कितना हाइड्रोजन था, 6। तो 2 हाइड्रोजन हटाए कितना हाइड्रोजन बच गया, 4। और ऑक्सीजन भी तो हट गया तो C2H4। C2H4 का कैसा ये बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा, डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। अरे बोलो ना, समझ में आया क्या हुआ डिहाइड्रेशन में। चलिए तो क्या H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, क्या H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो हमसे अगर पूछा जाएगा कि इथेनॉल के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन इस्तेमाल होता है, तो H2SO4। हम लोग यहाँ पर क्या याद रखेंगे H2SO4 के बारे में, अक्षय कुमार। H2SO4 कौन है, मेरा फेवरेट है अक्षय कुमार। हाँ यहाँ पर क्या लिख लेंगे डायलॉग, अपने को क्या है, अपने को तो, अरे बोलो ना जी, पानी। पानी नहीं बोलता है, ज्ञानवी स्टाइल में बोलता, पानी निकालना। रोहित बोल रहा है सर, ये सब क्या क्या बता रहे हैं, क्या रोहित दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक, पानी निकल सकता है ना। फिर से CH3CH2OH में 6 हाइड्रोजन था और ये 2 कार्बन था। फिर से CH, ये इथेनॉल है, ये क्या है जी,
इथेनॉल है। इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे डायरेक्टली याद रखिए तो C2H5OH। इसमें कितना कार्बन, 2, हाइड्रोजन टोटल काउंट करो तो 6 और ऑक्सीजन 1 है ना। तो बोला जाता है कि अगर इथेनॉल के साथ H2SO4 लेकर के आ जाए तो H2SO4 का काम है पानी निकालना। क्या काम है, पानी निकालना। तो पानी का अगर जो फॉर्मूला पढ़े तो क्या होता है, H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हटा देगा। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन इसी में से अगर हटा दे तो कार्बन तो 2 रह जाएगा। 5 और 1 6 हाइड्रोजन था, इसमें 2 हाइड्रोजन हटा तो कितना हाइड्रोजन बचा, 4 हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन भी हट गया तो क्या बन गया, C2H2, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना करके रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए क्या बोले हम लोग H2SO4 को, अक्षय कुमार डायलॉग की वजह से। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन होगा किसका, इथेनॉल का। हर जगह किसका रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, इथेनॉल का। इथेनॉल का सोडियम के साथ रिएक्शन, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है। अच्छा, C2H5OH भी लिखा जा सकता है और CH3CH2OH ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब पढ़ रहे थे नोमेनक्लेचर उस टाइम पे ऐसे करके लिखवाते थे। ठीक है, इसके साथ क्या लगा दिए हैं, सोडियम। सोडियम ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को हटा करके और उसके साथ सोडियम घुस जाएगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो CH3 दिख रहा है यहाँ पे, हेलो, यहाँ भी CH3 दिख रहा है, CH2 यहाँ दिख रहा है, यहाँ भी CH2 दिख रहा है। इस OH के जगह पर O आ गया, अब H को हटा करके Na आ गया। H को हटा करके क्या कर दिया, Na आ गया। ठीक है, ये H2 है, ये क्या है यहाँ पे, H2। लेकिन यहाँ से तो सर एक ही हाइड्रोजन आप निकाले, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कैसे दिखा सकते हैं, तो लो यहाँ पे हम लोग 2 लिख दिए, तो अब तो 2 हाइड्रोजन निकल सकता था। तो सर यहाँ जब 2 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ 2 दूनी 4 कार्बन था, चलो उतना ख्याल अपना कर रहा है, यहाँ पर भी 2 लिख दो, बैलेंस भी हो गया। बैलेंस करने के लिए किए हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया है, कितना हाइड्रोजन था जी, 2, यहाँ कितना हाइड्रोजन निकल रहा है, 2, सिंगल हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन बनाने के लिए आगे में 2 लिखिए। यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, बैलेंसिंग में सब सीखे हो ना, हाँ, यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 2 अगर लिखे तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा कंपाउंड तो यहाँ पे मौजूद था। ठीक है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ कहाँ हाँ, Na पर भी 2 हो जाएगा, Na पे भी क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि यहाँ Na के पहले क्या दिख रहा है, 2। कंबसन आते हैं पढ़ते, तीसरा आविष्कार अब घूम रहा है कंबसन। C2H5OH को क्या जला देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाए तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट। अच्छा, थोड़ा सा याद है जब कंबसन इस चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उस टाइम पर वाटर नहीं लिखवाए थे, वाटर नहीं लिखवाए थे, उस टाइम पे क्या देता था, CO2 प्लस हीट और लाइट, वहाँ पे वाटर नहीं लिखवाए थे। लेकिन इथेनॉल को जब जलाते हैं तो वो वाटर ही देता है, इथेनॉल को जब जलाते हैं क्या देता है, वाटर। ये बहुत ही बढ़िया फ्यूल भी है, बहुत ही बढ़िया फ्यूल भी है। ठीक है, इसको हम लोग कुछ दिन पहले ना एक गाड़ी लॉन्च हुआ, कुछ गाड़ी लॉन्च होने लग गया था, वहाँ पे इथेनॉल वगैरह वाला गाड़ी जो है 80-20 करके, E20 जिसको बोल रहा था कि पेट्रोल और इथेनॉल मिला करके अब गाड़ी चलेगी, क्योंकि हमारे पास जो है फॉसिल फ्यूल्स बहुत ही कम है, पेट्रोल वगैरह कम मात्रा में होते जा रहा है, इसीलिए अब 20% उसमें इथेनॉल मिला करके ये चलाया जाएगा। क्यों ऐसा किया होगा, क्योंकि इथेनॉल भी बहुत ही बढ़िया फ्यूल है। ठीक है, ये जलने पर कैसा फ्लेम देता है, ब्लू फ्लेम। ब्लू फ्लेम क्यों दे रहा, क्योंकि ये है सैचुरेटेड, ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा तो ब्लू फ्लेम देगा। ठीक है, ठीक है, ये लेक्चर तुमको नहीं पता है कंबसन वाला चैप्टर में, ठीक, कंबसन वाला लेक्चर, कंबसन के लिए एक अलग सा लेक्चर YouTube पे पोस्टेड है। ठीक है, नहीं तो फिर देख सकते हो जहाँ कहीं से भी देखते हैं। तो हो गया इथेनॉल। अब बस लास्ट थोड़ा सा एग्जाम्पल इथेनोइक, समझ के, जैसे इथेनॉल पढ़े ना इतना देर वैसा इथेनोइक भी खत्म हो जाएगा। बस आग्रह यही है कि जितना जितना आज पढ़े हो एग्जैक्ट पूरा बढ़िया ढंग से रिवाइज करना घर में। ठीक है, हो सके तो एक बार रिएक्शन भी लिखने का कोशिश कर लेना। ठीक है, यहाँ देखो इथेनोइक एसिड का प्रॉपर्टी से स्टार्ट हो रहा है। इसका एक और नाम क्या बोला जाता है, इसका एसिटिक एसिड। एक और नाम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। अच्छा, इथेनोइक एसिड अभी कुछ देर पहले बना था,
अरे बना था कि नहीं बना था? यस सर। कि भूल गए? एडिशन वाला, एडिशन रिएक्शन में क्या बन रहा था? कार्बोक्सिलिक एसिड जो बना था वो इथेनोइक एसिड ही था ना जी। जैसे अल्कोहल के साथ हम लोग जो एडिशन कर रहे थे तो उससे क्या बन करके आ रहा था? इथेनोइक एसिड बन करके आ रहा था। तो वही इथेनोइक एसिड को हम लोग एक और नाम देते हैं क्या? एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखो, ये 272 से थोड़ा सा ज्यादा है, 273 से थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 17, मतलब 17 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेल्सियस है? 17। अच्छा, और रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जब भी हम लोग इथेनोइक एसिड को देखेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। अरे 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे जिसका भी मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो हम लोग को लिक्विड में दिखेगा। वो हम लोग को किस फॉर्म में दिखेगा? लिक्विड में दिखेगा। नहीं समझे इस बात को? जैसे रूम में जैसे ही लाए तो 25 डिग्री सेल्सियस हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जमा हुआ दिखेगा हम लोग को, कभी कभी सॉलिड फॉर्म में दिखेगा, नहीं दिखेगा लिक्विड फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है? 391। 391 मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, क्योंकि 273 से 100 जोड़ो कितना आ जाएगा? 373, 118 के आसपास होगा इसका। 118 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल का जो अल्कोहल था, अल्कोहल था, उसका कितना था? 78 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 78 डिग्री सेल्सियस। और इसका कितना है? 118 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना है बॉइलिंग पॉइंट? 118 डिग्री सेल्सियस। याद रखना, इथेनॉल का और इथेनोइक एसिड का, ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत बढ़िया से याद रखना, मतलब ऑब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। यहाँ पे विनेगर यूज एज प्रिजर्वेटिव्स इन पिकल, अचार बनाने में, ठीक है। अचार ज्यादा दिन तक टिक जाता है, अचार ज्यादा दिन तक टिकता है, तो उसमें विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग तरह का जो अचार होगा उसमें विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज्यादा दिन तक वो टिक सके। अच्छा, विनेगर होता क्या है? तो पानी में इथेनोइक एसिड मिला दो, पानी में क्या मिला दो? इथेनोइक एसिड मिला दो, लेकिन ज्यादा नहीं, 5 से 8%। मतलब अगर तुम 90 ml पानी लिए हो और 9 से 10 ml, 8% है, चलो 10% हम लोग लेते हैं, 90 ml पानी में 10 ml इथेनोइक एसिड मिला दो, क्या बन जाएगा? विनेगर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब स्मेल कैसा इसका है? तो बुक में लिखा हो विनेगर लाइक, विनेगर का स्मेल विनेगर लाइक। सर कैसे हैं? अभय सर जैसे, है कि नहीं है? हाँ, कोई बात नहीं हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम? पंजेंट स्मेल, ठीक है। होता है अक्षय कुमार ऐसे एक कहानी में चल गया था कुछ। स्मेल क्या है इसका? विनेगर लाइक बुक में लिखा हुआ है, नहीं तो फिर क्या लिखेंगे? पंजेंट। पंजेंट मतलब क्या समझते हो? पंजेंट मतलब क्या समझते हो? बैड स्मेल, अच्छा स्मेल नहीं, सड़ा जैसा स्मेल आता है, ठीक है। हाँ, सुना था। हाँ, अच्छा, जो तुमको अच्छा स्मेल भी लग रहा होगा, सुन लो ध्यान से, जैसे परफ्यूम हम मारते हैं तो बहुत अच्छा स्मेल आता है। अगर परफ्यूम का बोतल फोड़ दो और नाक पूरा एकदम उसी के पास लेकर के चले जाओ, वो भी गंदा स्मेल हो जाएगा। जब भी ज्यादा कंसंट्रेशन वाला अच्छा स्मेल वाला सब्सटेंस भी अगर ज्यादा कंसंट्रेटेड तुम सूंघ लो तो उसका भी स्मेल खराब हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसका केमिकल प्रॉपर्टीज पे। अच्छा, 3 मार्क्स बोले थे इथेनॉल के ऊपर, कितना मार्क्स? 3 मार्क्स। तो या तो इथेनॉल पे 3 मार्क्स और नहीं तो फिर इथेनोइक एसिड पे, यही 2 टॉपिक है जिसपे 3 मार्क्स बनेगा। या तो पूरा इथेनॉल पे, मतलब पिछला पूरा बोर्ड, नहीं तो ये पूरा बोर्ड। कितना? ये नहीं कि सर उसमें भी 3 मार्क्स, इसमें भी 3 मार्क्स, नहीं, एक एक चैप्टर से पूरा 80 मार्क्स थोड़ी पूछेगा, ठीक है। यहाँ भी 3 मार्क्स फिक्स लिख लेंगे, मतलब या तो इथेनॉल से पूछ दे, नहीं तो फिर इथेनोइक एसिड से पूछ दे। अब आ जाते हैं यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन क्या कहता है कि अल्कोहल में कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दो, अल्कोहल में क्या मिला दो? कार्बोक्सिलिक एसिड मिला दो, तो जो हम लोगों को कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे? ईस्टर। उसका कंपाउंड को क्या बोलेंगे? और ईस्टर का स्मेल बहुत ही बढ़िया होता है, ईस्टर का स्मेल बहुत ही बढ़िया होता है। और ईस्टर ही इस्तेमाल होता है परफ्यूम्स में, ईस्टर ही किसमें इस्तेमाल होगा? परफ्यूम में। और तो ईस्टर इस्तेमाल होता है फ्लेवरिंग एजेंट्स में, मतलब कुछ खाना वाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग ईस्टर के कुछ आइटम को मिला देंगे ना, तो खाना का स्मेल जो है अच्छा आने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसीलिए लिखे थे अल्कोहल का यूज में कि परफ्यूम बनाया जाता है, क्योंकि अल्कोहल से क्या बना? ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड से फिर क्या बना? ईस्टर बना, है ना। तो अल्टीमेटली ईस्टर कहां से आ रहा है? इथेनॉल से आ रहा था, अल्कोहल से आ रहा था, इथेनॉल से आ रहा था। Whenever alcohol reacts with carboxylic acid to form sweet smelling compound called ester, ester को क्या बोला गया? स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड,
ठीक है। तो अल्कोहल को जब जब कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो उसके वजह से एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम लोग ईस्टर बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्टेरिफिकेशन। अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स ईस्टर और प्लस H2O। ईस्टर क्या है? स्वीट स्मेलिंग। स्वीट स्मेलिंग मतलब अच्छा स्मेल करने वाला। अब अल्कोहल का फॉर्मूला लिखें। हम जब भी अल्कोहल लिख रहे हैं तो क्या बोलते थे? इथेनॉल ही समझना है। अल्कोहल का मतलब क्या समझना है इसमें? इथेनॉल। C2H5OH को इथेनोइक एसिड से ही रिएक्ट करवा रहे हैं। कौन सा एसिड से रिएक्ट करवा रहे हैं? इथेनोइक। 2 कार्बन है, इथेन, एसिड आया ओइक एसिड, तो इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करवा इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अच्छा, H2SO4 कौन था जी? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार क्या निकालता है? पानी। पानी निकाल देगा, है ना। तो ये देखो CH3COO, इसका क्या लिखाया? CH3COO। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? CH3COO। और ये क्या आ गया? C2H5। देखो यहां से एक हाइड्रोजन यहां से निकाला, एक हाइड्रोजन यहां से निकाला और एक ऑक्सीजन यहां से निकाला। देखो निकलता हुआ दिख रहा है। CH3COO ये यहां लिखा गया और C2H5 यहां लिखा गया, मतलब यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH निकाला, OH और H निकल गया तो H2O हो गया। समझ रहे कैसे निकालेंगे? तो जब हम लोग रिएक्शन पढ़ते तो रिएक्शन पूरा रटते नहीं हैं, इसको समझ लेते हैं। एक तो रट ही रहे हैं कि 2 को जब भी मिलाएंगे H2SO4 जब भी आएगा तो वाटर निकालेंगे, तो रटने वाला पार्ट था कि H2SO4 आएगा तो क्या निकाल के देगा? पानी। अब पानी निकाल लो तो किसमें से? कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल से। तो इथेनॉल में से क्या निकलेगा? OH। इथेनॉल से क्या निकलेगा? OH। और इससे कार्बोक्सिलिक एसिड से सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा? H। तो CH3COO देखो यहाँ अलग लिखा हुआ और C2H5 अलग लिखा हुआ। ये पूरा फॉर्मूला किसका है? ईस्टर का। और ये याद भी रखना है, फॉर्मूला ईस्टर का याद रखना है, CH3COO C2H5। ठीक है। अच्छा, इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, इथाइल इथेनोएट। क्या है? इथाइल इथेनोएट प्लस H2O। एकदम ऐसे रट करके याद रखना पड़ेगा, ये तो रखना पड़ेगा ना। रिएक्शन समझ लिए उसके बाद फिर रट लेंगे। ठीक है। हाँ, CH3COO है। हाँ, OH निकाल लेंगे। नहीं, इससे H निकलेगा, इसका H निकलेगा और उसका OH निकलेगा। ठीक है, ऐसे करके एग्जैक्टली याद रखो। देखो ना, दोनों को इसलिए अलग अलग रखिए। निकाल सकते हो यहाँ से OH निकाल दोगे तो तुम्हारा फॉर्मूला जो CH3CO हो जाएगा, CH3CO और फिर C2H5O। अरे ऐसे एनायन के टाइम नहीं समझा था कभी? ठीक है। तो NaCl जब बनेगा तो Na+Cl-, इन दोनों में कौन केटायन और कौन एनायन है उसके हिसाब से नहीं टूटेगा। जैसे इसमें देखो केटायन CH3COO प्लस CH3COO माइनस है और ये H प्लस है, तो ये एक अलग आयन है CH3COO और H एक दूसरा आयन, इसलिए यहां से निकलेगा तो सिर्फ H निकलेगा, OH यहां से नहीं निकलेगा। इसमें C2H5 एक अलग आयन है और OH एक दूसरा आयन है, तो यहां से जब भी हटेगा तो OH हटेगा। ऐसे होता है ना, किसी को भी कहां से थोड़ी तोड़ देंगे। अच्छा, ईस्टर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? स्वीट स्मेलिंग, यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ईस्टर का इस्तेमाल यहाँ पे। अब यहाँ है रिएक्शन। किसका रिएक्शन? इथेनोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम के साथ, नहीं तो फिर सोडियम कार्बोनेट